अस्सलाम वालेकुम यार। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। जी हाँ। सर ये मिड टर्म के नंबर्स कब तक पता चलेंगे? इस वीक के बाद चल जाएंगे। थैंक यू सर। कम से कम इस वीक में लाजमी बात चल जाएंगे। तो आपकी काफ़ी चेक हो गया, सेम ही लिखा हुआ है सारों ने। तो इस लेक्चर की मैंने वीडियो लेक्चर कुछ शेयर की थी, तो किसी ने देखा तो नहीं होगा, उम्मीद तो यही करता हूँ। देखा था किसी ने? तो फ्रैक्शन होती क्या है? सिंपल वर्ड में कौन डिफाइन करेगा? अपोजिशन फोर्स। फार्म आप बताएं। सर अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग में आगे आगे पीछे उसके कुछ, किसके अपोजिंग? सही फोर्स सर जो वर्क होता है फ्रिक्शन उसके अपोजिंग सर। फ्रिक्शन फोर्स को रोकता है। और फ्रिक्शन क्या है? एक रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, जो आपस क्या करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। जब भी टू फोर्स सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तब ये क्या करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जब ये आपस में लेटरली मूव करते हैं। तो फोर्स दैट रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ टू कॉन्टेक्टिंग सरफेस दैट्स लाई रिलेटेड टू वन अनदर, तो उस टाइम ये ग्रेटर रोल प्ले कर रही होती है। नॉर्मली जो है ये क्या होती है, सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके टेंजेंट पे होती है। जैसे कि दो सरफेसेस हैं आपस में कांटेक्ट में है, यहाँ पर सपोज करें ये इस तरफ है, इस तरफ कांटेक्ट है, तो उनके टेंजेंट में जो है फोर्स होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो टेंजेंट टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद अदर बॉडी, जब ये कांटेक्ट में होते हैं दो सरफेसेस तब उनके कांटेक्ट में होती है। और ये अपोजिंग इसलिए करती है क्योंकि ये कोशिश करती है कि बॉडी जो है रेस्ट में ही रहे। ठीक है, तो जस्ट बिफोर हम पुल कर रहे हैं, हम पुल करते जा रहे हैं, तो जस्ट बिफोर मूवमेंट तो ये मैक्सिमम होती है। जैसे कि मैक्सिमम होने के बाद फिर कहते हैं मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो अगेन ये उसकी वैल्यू मैक्सिमम से कम हो जाती है। तो नॉर्मली टू टाइप की फ्रिक्शन होती है, एक फ्लूइड फ्रिक्शन, दूसरी कूलिंग फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे नाम बता रहा है क्यों होगी, जैसे कि कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में कोई ना कोई लिक्विड की या फ्लूइड की कोई ना कोई लेयर होगी, जैसे गैस और लिक्विड, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि हमने देखा होगा गाड़ियों में ऑयल देते हैं, क्योंकि आपस क्या होते हैं, फ्रिक्शन जो होती है उसमें होती है, वो क्यों होती है, पहले आपके पास पार्ट्स जो है डायरेक्टली आपस में मूव करें तब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन फ्लूइड थ्रू देते हैं हमारे पास फ्रिक्शन तभी भी होती है कि पार्ट्स आपस में मूव कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, फ्लूइड मौजूद है, उस वजह से उसमें वेरिएशन हो जाती है फ्रिक्शन में, तो उस टाइप की फ्रिक्शन को बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द शीयर फोर्स, तो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या और रेजिस्ट कितना कर सकता है शेयर फोर्स में। दूसरा होता है कॉलम फ्रिक्शन। कॉलम फ्रिक्शन कौन सी होती है, ये ऑक्यूर होती है जब टू कॉन्टेक्ट सरफेस और बॉडीज होते हैं आपस में डायरेक्टली। जैसे कोई भी हमारे पास टेबल रखी हुई है या कोई भी गाड़ी ऐसे खड़ी है रोड के ऊपर, तो उसको मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्रिक्शन उसमें होती है, कौन सी होती है, कूलम फ्रिक्शन होती है, जब हमारे पास लिक्विड नहीं होगा। दोनों दोनों में डिफरेंस आपको मेंशन हो गया होगा, क्या है? सर ये कूलम फोर्स आपसे बता दें। कूलम फोर्स है जब भी यहाँ पास लिक्विड नहीं होगा, जैसे कोई गाड़ी खड़ी है या कोई पार्ट्स आपस में मूव कर रहे हैं, जब यहाँ पास क्या होगा, लिक्विड मीडियम नहीं मौजूद होगा, तभी यहाँ पास होगी कौन सी होगी, कूलम फ्रिक्शन होगी। इन द एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, तो तब हमारे पास कौन सी होती है, कूलम फ्रिक्शन होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन जब हमारे पास कोई लिक्विड या कोई क्वांटिटी मौजूद हो जिसकी वजह से फ्रिक्शन में चेंजिंग आ रही हो। इसमें जी हाँ, सही है, क्लियर है। आर्किमिडीज के जी वाले क्वेश्चन है। जी हाँ।
तो जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं ना कि वहाँ पे उस पे वाटर पे जब हम कोई वेट डालते हैं तो उसकी ऑपोजिट फोर्स देखते हैं। तो ये जो आपने फ्लूइड फ्रिक्शन बताया है, जी तो हाँ, अगर इस पे किस तरह डिपेंड करेगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एग्जांपल को लेके अगर आप इसको समझाएं तो? दोबारा क्लियर करें क्वेश्चन। सर ये विस्कोसिटी के ऊपर करता है, ये विस्कोसिटी के ऊपर नहीं, ये जैसे कि फ्लूइड की गाड़ियों के पार्ट्स विस्कोसिटी के मूव ऊपर। कर रहे हैं, विस्कोसिटी तो लिक्विड के अंदर ही होती है, ठीक है, खाली जो पार्ट्स जो है अंदर ही यस सर, लिक्विड के। वो तो लिक्विड मैं। की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जैसे कि गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, वरना तो गेयर्स वगैरह आपस में किस तरह मूव होंगे, आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। ऑयल हम क्यों देते हैं, ताकि हमारे पास लुब्रिकेटिंग हो जाए और फ्रिक्शन को कम करें। तो हमारे पास क्या होगा, उस टाइम भी हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ये वाली कूलेंट फ्रिक्शन जो है तभी ये वाली जो है फ्लूइड फ्रिक्शन तभी होगी जब हमारे पास क्या है, जैसे गाड़ियों में हम ऑयल डाल रहे हैं तो लिक्विड मौजूद होगा, ठीक है, कोई हम चीज़ स्लाइड कर रहे हैं एक के ऊपर या दूसरे के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, फ्लूइड लेयर मौजूद होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सर फ्लूइड ये फ्रिक्शन। जी हाँ, विस्कोसिटी इंडेक्स के ऊपर करता है विस्कोसिटी पे डिपेंड, ये फ्लूइड फ्रिक्शन। अब देखें इसमें होता है कि विस्कोसिटी प्ले कर रही होती है, क्या पानी है या ऑयल है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है विथ रेस्पेक्ट टू आपके पास हीट रेजिस्टेंस क्या है, शेयर फोर्स की रेजिस्टेंस क्या है, ये बताया हुआ है इसने, रेजिस्टेंस शेयर फोर्सेस क्या है। तो जैसे विस्कोसिटी होगी उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी होगा, यही होगा, जी ठीक है। तो ये वाला है, रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये फोर्स होती है जो रेसिस्ट करती है, रेस्ट करती है मूवमेंट आइदर विथ इटसेल्फ और विथ एन अदर मीडियम, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर तो सॉलिड बॉडीज होंगी तो सॉलिड के थ्रू होगा, या कोई सॉलिड लिक्विड में भी है उसमें भी क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। क्योंकि हमारे पास क्या है, एक बॉडी मूव कर रही है, सपोज करें हमारे पास एक जो है, मैं बोल देता हूँ बोट है, सपोज करें वाटर के ऊपर जो है मूव कर रही है, तो क्या है, बोट आगे की तरफ सर, मूव ये करने की टायर करेगी। जैसे गाड़ी का टायर रोड पे जी हाँ, चलता है। जी हाँ, जैसे कि आपके पास बोट, सपोज करें एग्जांपल लेते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए, बोट क्या होती है, हमारे पास आगे मूव करने की कर रही होती है, यही होता है। यस सर। तो आपस क्या है, पानी जो है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करने कर रहा है, रोकने ही कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होती है, जब भी हमारे पास बोट मूव कर रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। इसका नेट से एग्जांपल भी मेरे ख्याल में मिल जाएगा, हम देखेंगे तो, अगर हम देखना चाहें तो आपको ज़्यादा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। जैसे बॉडी, एक बंदा जो है पानी में तैर रहा है, तो आपके पास क्या हो रहा है, बंदा आगे मूव करने कर रहा है, तो इस पे क्या हो रही है, रेजिस्टेंस सर हो ये रही तो है। फ्लूइड फ्रिक्शन बता रहा है, आपने हाँ, कूलम फ्रिक्शन की बात की है। अभी मैं फ्लूइड फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगी, फ्लूइड होगी जब भी लिक्विड मीडियम मौजूद होगा, कूलम क्या अच्छा होगा जब ड्राई सरफेस होंगे। तो फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट है कोई भी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। सही है, क्लियर है फ्लूइड फ्रिक्शन का, यस सर। ठीक है। कूलर फ्रिक्शन कब होगी, जब हमारे पास लिक्विड मौजूद ना हो, बॉडीज डायरेक्टली मूव कर रही हों, जैसे गाड़ी चल रही है रोड पे, तो हमारे पास कौन सी होगी फ्रिक्शन, कौन सी सर होगी। ये फिर हमारे पास कूलम कूलम फ्रिक्शन होगी। जी हाँ, तब कूलम फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज इन द एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग, तो कोई भी लुब्रिकेंट नहीं मौजूद, क्या ये बॉडी स्लाइड कर रही है, तो हमारे पास कौन सी होगी, कूलम फ्रिक्शन होगी, क्यों हमारे पास कॉन्टेक्टिंग सरफेस में लिक्विड मौजूद नहीं है। जब भी लिक्विड मौजूद होगा या लिक्विड के थ्रू हो रही होगी, तब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो होती है फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, दूसरे वाली जो है कूलम फ्रिक्शन होती है। क्लियर है अभी, जी यही पूछना चाह रहे थे सभी।
ठीक है, अब थ्योरी ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। थ्योरी ऑफ ड्राई फ्रिक्शन क्या है? कंसिडर करें कोई भी एक बॉडी जो है हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस पे रखी गई है या किसी भी सरफेस पे रखी है, उसको हम पुल कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई डब्ल्यू वेट है और उसको हम पुल कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स पी। तो बॉडी पहले रेस्ट में है तो आपस क्या होगी? मूवमेंट नहीं होगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसे बताया कंसीडर इफेक्ट काज्ड बाय पुलिंग द हॉरिजॉन्टल ऑन अ ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करें? खींचते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन बढ़ रही है, क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स भी बढ़ती जा रही है तो फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है जब तक बॉडी मूव नहीं करती। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पास बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, तो क्या होगा? फ्रिक्शन पहले बढ़ती गई, हम बोल रहे हैं इस तरह बढ़ती गई, फिर हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट बोल रहे हैं जब बॉडी मूव करी फोर्स तो जैसे फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन ही बढ़ती जा रही है, लाजिम बात है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती जा रही है वाली सरफेस। सर फोर्स जो है ना ओवरकम कर देगी रेजिस्टेंस को। तब करेगी जब हमारे पास उससे फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगी। अगर सपोज करें जी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये बॉडी हम इस तरह खींचे जा रहे हैं, तो पहले फ्रिक्शन जो है रेस्ट में थी तो नॉर्मल थी, जैसे हम पुल करते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पहले इतनी हुई, फिर यहाँ पर और पुल करते जा रहे हैं, इतनी होगी इतनी होगी उतनी होगी, मैक्सिमम हो गई, तो एक पॉइंट आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू से फोर्स ज़्यादा हो गई, यही होगा। तब हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है मूव करना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। यही होता है गाड़ी को, जैसे आप पहले धक्का देते हैं तो पहले हैवी फील हो रही होती है तो हम मूव नहीं कर रहे, तो थोड़ा ज़्यादा और फोर्स भी देंगे, जैसे पुरानी गाड़ियाँ होंगी वो ज़्यादा हैवी होती हैं तो उसको दो दो बंदे धक्का दे रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है? एक दफ़ा मूव करके पहले फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा डालती रहती है, फिर जैसे गाड़ी मूव कर गई फिर आपके पास हल्का जोर लगाना पड़ता है तो गाड़ी ईजिली मूव कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो एक क्यों? क्योंकि आपका फ्रिक्शन जो है बाद में कम हो जाता है, पहले ज़्यादा होता है बाद में। सर एक जी हाँ, सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा। जी हाँ। सर ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रही थी या वेट फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रही थी गाड़ी? वेट भी है और फ्रिक्शन दोनों प्ले कर रहे होते हैं वाइटल रोल। वेट का भी अपना होता है लेकिन फ्रिक्शन भी आपके पास रेजिस्टर करे जितना तो सरफेस। सर स्टैटिक कंडीशन में हम किस तरीके से रेजिस्टेंस को निकालेंगे? स्टैटिक कंडीशन में रेजिस्टेंस किस वेट तरह निकालते हैं? तो आपका वेट मतलब ये होता है है कि इसमें, इसी में यही तो पढ़ेंगे आप। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेते हैं इस चैप्टर में, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो उसको कंसीडर कर रहे होते हैं जो वेट के अपोजिट होती है, और दूसरा होता तो है मतलब ये इक्वल ही होगी वेट के? वही तकरीबन इक्वल होती है लेकिन अपोजिट होती है। तो आपको बता दूं किस तरह होगा, वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही हैं तो वो हम लेते हैं इस चैप्टर में। मेन फोकस है ही ये, देखें आगे जाके हमने एक पॉइंट बताया हुआ है, एफ एन लिया हुआ है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक एन लिया हुआ है दूसरा एफ एन लिया हुआ है, एक फ्रिक्शन है दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो इन दोनों को कंसीडर करके हम क्या करते हैं? ये फाइंड आउट करते हैं कि क्यों नहीं मूव कर रही, कितना हमारे पास रिएक्शन होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही इस चैप्टर में फोकस किया जाएगा। सही है, ये देखें डायग्राम में मैंने शो की हुई, ये बुक की है। तो हमने क्या किया यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस और फ्रिक्शन फोर्सेस दोनों वाइटल रोल प्ले कर रही होती हैं। सही है, ठीक है। जैसे जैसे बताया कंसीडर करें सरफेस ऑफ कांटेक्ट टू बी नॉन रिजिड। अब हमारे पास नॉन रिजिड है, मीन के इसका शेप जो है चेंज हो रहा और डिफॉर्मेबल एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्लॉक टू बी रिजिड। ठीक है, तो एक बताया डिफॉर्मेबल, दूसरा रिजिड है, तो एक चेंज हो रहा है दूसरा नहीं चेंज हो रहा, तो हमने पी फोर्स अप्लाई की है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं पी फोर्स, तो हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगी एक, तो दूसरी फ्रिक्शन फोर्स होगी। नॉर्मल फोर्स कौन सी है? एन है, जो वेट को बैलेंस करने कर रही है, ग्राउंड पे जो वेट आ रहा है उस पर कोई ना कोई इसको बैलेंस करने कर रही है, या फ्रिक्शन की वजह से नॉर्मल कोई फोर्स हमारे पास क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम नॉर्मल फोर्स एक्ट अपवर्ड करती है, जैसे कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास नॉर्मल फोर्स क्या होगी? अपवर्ड होगी। फ्रिक्शन फोर्स जो है रेजिस्टेंस होगी, अपोजिट साइड होगी किसके? फोर्स पी के। जो राइट में मूव करा नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन क्या होगी? उसके अपोजिट होगी, जिसको हम डेल्टा एफ एन से शो कर रहे हैं। डेल्टा एन क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेज है। तो हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास शो करते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड जो शो करते हैं वो रिएक्टिव फोर्सेस से शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा आर एन। डेल्टा आर एन क्या है? इसके ना कोई एंगल होते हैं जो एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होता है? दोनों का डेल्टा एन और डेल्टा एफ वन का, डेल्टा एन और डेल्टा एफ का ये सेंटर में होता है या किसी न किसी एंगल पे होता है, तो ये बता रहा होता है इतना रेजिस्टेंस है। तो रियल में हमें सरफेस वाली कितना भी स्मूथ दिखे, तो
तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इस तरह कुछ ना कुछ रफनेस होती है, ठीक है। तो ये टफ वाले स्ट्रक्चर पे ये एक कर रहा होता है, तो वहाँ पर जितना भी कर लें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रफनेस रहती है, किसी में ज़्यादा रफ होता है, किसी में कम रफ होता है। तो ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा है कि यहाँ पर किसी में ये ज़्यादा रफ है, किसी में कम रफ है, ठीक है। उसके साथ फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमारे पास वेरिएशन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा है कि स्मूथ सरफेस होता है तो जिसमें रफनेस कम हो तो फ्रिक्शन वैल्यू कम से कम होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं कि कितना बड़ा है ये रफनेस या स्मूथ के करीब करीब है, तो ये सारी चीज़ें एक कर होते हैं और वेट वगैरह कितना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसमें, इक्विलिब्रियम के लिए थ्योरी ऑफ ड्राई फ्रिक्शन के मुताबिक इफेक्ट और नॉर्मल एंड फ्रिक्शन लोडिंग आर इंडिकेटेड बाय एन और एफ, जैसे हमने बताया एन और एफ पे एक करते हैं। अब आप सपोज करें यहाँ पास कोई फ्रिक्शन फोर्स है, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेल्टा एफ एन इंडिकेट दैट, अब बता रहा है डेल्टा एफ एन का इंडिकेट कर रहा है एफ टेंजेंट है टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब एफ क्या है, टेंजेंट है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इन पे क्या है, टेंजेंट है। अब देखें ये सरफेस था, ये उसके टेंजेंट पे है, ठीक है, और अपोजिट टू द पी है, ठीक है। अब आप सपोज करें एक डब्ल्यू है हमारे पास जो एक कर रहा है सेंटर में, a/2 मीन के कोई a डिस्टेंस है इसका, तो इसके सेंटर में एक कर रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम लेते हैं, नॉर्मल जब कॉन्टैक्ट सरफेस होगा तो डेल्टा एक्स पे लेते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सरफेस और फुली कॉन्टैक्ट सरफेस हो तो डेल्टा एम पे लेते हैं, डेल्टा एम जो है एक्स डिस्टेंस पे लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक डिस्टेंस है जिस पे ये एक कर रहा होता है नॉर्मली, और रिएक्टिव फोर्सेस की कोई ना कोई एंगल बनी होती है, जो यहाँ पर आर होता है उसकी एंगल कोई ना कोई होती है फाई एस। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो है, हम आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है, जो बॉडी की रिजल्टिंग इन रेस्ट पोजीशन में होती है, ठीक है। जब भी बॉडी रेस्ट में होगी तब हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो अब हमारे पास बता रहा है कि एस पी स्लोली इंक्रीजिंग, जैसे मैंने बताया पी स्लोली इंक्रीज हो रहा है, एफ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे पी बढ़ता जा रहा है तो एफ बढ़ता जा रहा है, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी और इसकी, फिर क्या होगा, पी बढ़ गई आप पास आगे मूव कर जाएगी और ये फ्रिक्शन जो है कम होती जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट नॉर्मल, ठीक है। तो आप पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट नॉर्मल, तो एफ एस का म्यू एस इंटू एन लेते हैं, ठीक है। तो एफ इज म्यू एस इंटू एन, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास टेंजेंट इनवर्स क्या होता है थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। बेस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है, एन है, और बेस कौन सा है, एफ एस है, बल्कि इसमें एंगल जो है ये ट्राइंगल उलट गिवन है यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड गिवन होता है हमारे पास, एक मिनट बताता हूँ, तो नॉर्मली यहाँ पास ट्राइंगल जो हम लेते हैं तो नॉर्मली हम इस तरह ले रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ पास इस तरह कुछ ले रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एंगल गिवन है, ठीक है। तो एंगल अभी पहले हमारे पास एंगल नीचे से गिवन होती है, तो हम ये वाले एंगल फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यही होता है, यही होता है हाँ, यस सर। ठीक है ना। यस अब सर, यस सर। एंगल की ऑपोजिट साइड पे अब यहाँ पास एंगल अपोजिट साइड में गिवन है, यहाँ पर गिवन है देखा जाए तो, देखें ये वाली है, जैसे कि हम अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एफ एस अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम लेते थे एन अपॉन एफ एस, ये हमारे पास अपोजिट इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पर अब एंगल ऊपर आ गया है, तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये एफ एस अपॉन एन हो गया है। सर तो जब भी एंगल ऊपर होगा तो हम ऐसे करेंगे। हाँ, जब भी इसी तरह होगा, अगर केस इसी तरह है तो हम इसी तरह करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि केस किस तरह का, अभी हमारे पास एंगल वाई एक्सिस से गिवन है तो इसलिए हमने ऐसे किया, वैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे गिवन होती है तभी हम उस तरह करते हैं, सही है। तो फाई एस इसको एफ एस अपॉन एन हो गया, तो एफ एस क्या है, म्यू एस इंटू एन है, ये वाला एफ एस हमें गिवन है, म्यू एस इंटू एन है, तो म्यू एस इंटू एन हमने पुट कर एन, एन आपस में कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स म्यू एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, फाई एस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू एस, ठीक है। तो फाई एस क्या कहलाती है, फाई एस कहलाती है एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस की वैल्यू जो है डिफरेंट सर्फेसिस के लिए वेरी करती है, मेटल ऑन आइस होगा तो 0.3 से 0.05 सर 0.02 ये से गिवन होगी वैल्यू। ये गिवन होती है या
अगर ना गिवन हो तो टेबल गिवन होगा, उससे एवरेज लेके निकाल दें। जैसे कि वुड की गिवन है तो 0.3 प्लस 0.7 डिवाइड बाय 2 कर लें तो एवरेज वैल्यू ले लेना। तो आते हैं जब भी बॉडी मूव कर रही होगी तो आपस क्या होगा, व्हेन p इज ग्रेटर देन fs, ये भी होगा केस क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो p ग्रेटर देन हो जाएगा fs, द फ्रिक्शन फोर्स इज स्लाइटली सिमिलर देन द वैल्यू ऑफ f। ठीक है, जब भी फ्रिक्शन फोर्स सिमिलर होगी वैल्यू ऑफ f से तो फ्रिक्शन कौन सी कहलाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। ठीक है, वो कौन सी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाली कौन सी होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ब्लॉक क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ब्लॉक मूव करेगा और जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो तब उसका ये एलिमेंट कहलाता है फाई के, एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर आपसे एक चीज पूछनी है। जी हाँ, सर जब फोर्स बढ़ेगी तब भी तो बॉडी मूव करेगी ना, जी हाँ, फ्रिक्शन कम होगी तो बॉडी मूव करेगी, जी हाँ, तो फिर वो काइनेटिक हो गई ये वाली जब इसकी कंडीशन होगी तो। जी हाँ, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। तो सर स्टैटिक्स में क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? बॉडी रेस्ट पे होती है। जब भी हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि आप टेबल को धक्का दे रहे हैं या कोई कबर्ड है घर का आप धक्का दे रहे हैं, तो क्या कबर्ड मूव करता है इनिशियली, अगर हैवी हो तो नहीं मूव करेगा। जैसे आप फोर्स नहीं। बढ़ाते जाते हैं क्या हो रहा है, बाद में नहीं एक नहीं। पॉइंट आता है फिर मूव करता है। ठीक है, तो वो कब आया पॉइंट, जब हमारे पास जो है फोर्स जी जो जी। है हमारे पास फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई। सर जो यानी कि सर जो इनिशियली ग्रेटर देन हो फ्रिक्शन से वो काइनेटिक, बाकी एक पॉइंट में आके जो हिले वो स्टैटिक। जी हाँ, हिलने से पहले तक स्टैटिक है, जब मूव करना शुरू हो जाए वो काइनेटिक। ओके थैंक यू। तो तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है ये नॉर्मली उसी तरह से होती है। तो इसमें क्या होता है, उसमें एफ एस इंटू म्यू एस इंटू एन था, तो इसमें क्या एफ के इजिकल टू म्यू के इंटू एन है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू के जो है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू के जो है नॉर्मल यहाँ पास सिमिलर होता है 25% देन म्यू एस। तो म्यू एस हमारे पास लार्जर होगा क्योंकि बॉडी को वो रेस्ट में लाने कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आती है म्यू एस की वो लार्जर होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू म्यू के, क्योंकि म्यू के में बॉडी मूव कर रही होती है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह हमने निकाल दिया थीटा टेंजेंट इनवर्स, तो ये टेंजेंट इनवर्स म्यू के हो जाएगा। तो थीटा फाई के एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो ये एग्जांपल ही बताया गया उसमें, जैसे हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ती जा रही है, फिर ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं नो मोशन हो रही है। जब एक पॉइंट ऐसा आया जब बॉडी मूव करना शुरू हो गई तब वहाँ पास क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम से ये थोड़ी कम हो जाती है तो एफ के पे आ जाती है, तो ये बॉडी मूव कर रही होती है अगेन, फिर ऐसे चार्ट चलता जाता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट होती है और फोर्स जितनी बढ़ाते जाए उस तरह से स्पीड गाड़ी पकड़ती रहती है या कोई भी चीज़ें यहाँ पर इस तरह मूव करती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी गाड़ी पहले गियर में जो है ऑयल ज़्यादा खा रही होती है, वो इसीलिए क्योंकि आपके पास क्या है, बॉडी को मूव कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए, तो पहले गियर में फोर्सेस ज़्यादा लग रही होती हैं इंजन में, तो जैसे कि गाड़ी मूव करे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इनिशियली हमारे पास क्या है, क्या होता है, फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, फिर जैसे गाड़ी मूव कर गए हमारे पास आप क्या है फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर गए हैं, फिर फ्रिक्शन की वजह से इजीली बाहर निकल गए हैं, फिर आपके पास जो है ये इजीली हमारे पास माइलेज बढ़ती जाती है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम हो रही है, हम फोर्सेस को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही बता रहा है, जो पॉइंट जो बता रहा है यही इसमें लिखे हुए जो मैंने बताया वही वाले बता रहा है। जब बॉडी मूव करेगी तो वहाँ पास ये क्या होगा, किस टाइम मैक्सिमम होगा। अब नॉर्मली जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम आते हैं इसमें, एक तो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम आते हैं, टोटल नंबर ऑफ अननोन इज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होनी चाहिए इसके लिए। जैसे यहाँ पर अननोन कितने उतने अननोन है उतनी इक्वेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो, अननोन ज़्यादा ना हो एज कम्पेयर टू इक्वेशन के। तो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट सेटिस्फाई, जो हमारे पास है जो फ्रिक्शन फोर्स होती है हमारे पास कंडीशन वो सेटिस्फाई करनी है, एफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, अदरवाइज स्लिपिंग विल ऑक्योर, नहीं तो स्लिप हो जाएगी बॉडी एंड बॉडी विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर हमारे इक्विलिब्रियम के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे कि ये सर्फ एग्जांपल दिया गया है, ये बॉडी है कॉन्टेक्ट में है, तो हमारे पास क्या होगा, ए पे भी हमारे पास फाइंड आउट करनी होगी फोर्सेस फ्रिक्शन फोर्स, और सी पे फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि ये दोनों सरफेस कॉन्टेक्ट में है। तो इसमें म्यू सी गिवन है, इसमें म्यू ए गिवन है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इसके लिए इक्विलिब्रियम वर्सेस फ्रिक्शन इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स में हमेशा ऑलवेज एक्ट करती है सो
टू अपोज द रिलेटिव मोशन और इम्पेयर द मोशन ऑफ द बॉडी। अब बता रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा एक्ट करती है, क्यों? जैसे कि आपको रिलेटिव मोशन में वो कोई ना कोई किरदार अदा कर रही है, उसमें अहमियत ज़्यादा रख रही है। अब जैसे बताया, अज्यूम द सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट रिक्वायर एफ टू बी इक्विलिब्रियम फोर्स। अब बता रहा है कि अगर हम सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लें कि इक्विलिब्रियम फोर्स में है, तो इसमें क्या होता है, हम इक्वेशन को पहले रिजोल्व करें, फिर हम देखेंगे किस जगह एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स जो है नेगेटिव स्केलर लेते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, डिफरेंट अजम्पशन करें, वो न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर छोड़ दें, यहाँ पर आ जाते हैं। अब एक यूनिफॉर्म क्रेट है जिसका मास 20 kg है। एक क्रेट है जिसका मास क्या है, 20 kg है। इफ़ अ फोर्स P इज इक्वल टू 80 न्यूटन है। अब क्रेट है, ठीक है, उसका मास 20 kg है और फोर्स जो कितने करी है, 80 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द क्रेट। तो ये क्रेट पे अप्लाई कर रहे हैं। डिटरमाइन इफ इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन करें क्या ये इक्विलिब्रियम में रह गया या नहीं, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3 है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 0.3 है। तो आपके पास वेट जो है कहाँ एक्ट करेगा, इसके सेंटर में एक्ट करेगा, यही होगा। से टोटल कितना डिस्टेंस है, 0.8। तो 0.4 पे हम बोल रहे हैं कि वेट इसका ऐड कर रहा है, मास ऐड कर रहा है, तो 20 kg है मास, तो W इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो W हमारे पास आ रहा है 196.2, तो 0.8 पे आ रहा है। तो हम ले रहे हैं एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो इसके अपोजिंग में है, वो हम बोल रहे हैं कि ये टोटली कॉन्टेक्ट सरफेस है, वो इसलिए एक्ट कर रही है एक्स पे। एक्स डिस्टेंस पे हम हमारे पास बोल रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में है। तो इसके एंगल 30 डिग्री है, वो हमने शो कर दी, और ये वाला हमने शो कर दिया। सही है? यहाँ तक क्लियर है? सही है। तो ये 196.2 कैसे आया, 20 इंटू 9.81, तो 196.2 आ गया। हाँ, बस क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स, मोमेंट और एफ वाई अप्लाई करते हैं। तो फोर्सेस इन एक्स कौन सी हैं, एक तो एफ है, कहाँ गया रो, तो फोर्सेस कौन सी हैं, एक ये वाली एफ है, दूसरी पी है। तो हम बोल सकते हैं पी कोस क्या होगा, सही है, पी कोस 30 इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, पी कितना है, 80 कोस 30 इज इक्वल टू माइनस एफ। 80 कोस 30 माइनस एफ, तो एफ मिल जाएगा यहाँ से, एफ आएगा 69.3। ठीक है, अब हमारे पास एफ आ गया। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी साइन 30 माइनस में होगा, माइनस पी साइन 30 माइनस 196.2 इज प्लस एन सी। ठीक है, तो प्लस एन सी आ गया और ये माइनस माइनस में आ गया, तो एन सी हमें मिल जाएगा, एन की वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, तो एन सी मिल जाएगा 236 न्यूटन। ठीक है, अब हम एक्स फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पास वो कैसे आएगा, मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, अबाउट पॉइंट ओ ले लें या किसी भी एक पॉइंट ले लें। तो इसने ओ पे लिया, तो ओ पे क्या होगा हमारे पास, एक्स इंटू एन सी, यही होगा। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करे, तो इसलिए पॉजिटिव होगा, एक्स इंटू एन सी। ये नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी नहीं है। इस तरह 80 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल भी होगा। हॉरिजॉन्टल के लिए 0.2 डिस्टेंस लेंगे और वर्टिकल के लिए हमारे पास कितना आएगा, 0.4 डिस्टेंस आएगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए 80 cos 30 इंटू 0.2, तो ये देखेंगे क्लॉकवाइज दे रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज दे रहा है, माइनस आएगा। और इस तरह ये नीचे दे रहा है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, 0.4 इंटू 80 साइन 30। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट, किस तरह हमने फाइंड आउट किए। सही है, सबको क्लियर है? सर ये वापस से रिपीट कर दें, इसमें मसला हो रहा है। अब देखिए, हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ ले रहे हैं, तो मोमेंट जब आप इस पॉइंट पे लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, एक्स है, यही है।
यस सर। और ये किस तरफ रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, अगर ओ से हम फिक्स करें तो काउंटर। ठीक है। तो x इंटू एन सी पॉजिटिव आ गया, सही है। अब ये p है, p के अब इंक्लाइंड है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरह होगा, सही है, यही है। तो इसको हम बोल रहे थे ये क्या है, ये हम बोल रहे थे ये है 80 cos 30 और ये वाला है, ये वाला कंपोनेंट जो है इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला है 80 sin 30, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखें ये कंपाउंड आएगा तो यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा लेंगे, 0.2 आएगा, सही है यस सर। सर कॉस के लिए ना। जी हाँ। और किस तरफ यस होगी सर। रोटेशन, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज ठीक है काउंटर ना, क्लॉकवाइज होगी सर। क्लॉकवाइज होगी क्लॉकवाइज होगी ठीक है, क्लॉकवाइज। क्योंकि यहाँ से फिक्स है तो ये क्या है माइनस में आ जाएगा, ये 80 cos 30 इंटू 0.2 ये माइनस में आएगा। सिमिलरली ये किस तरफ रोटेशन कर रहा है, वर्टिकल ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो ये किस तरह काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, ओ से अगर फिक्स्ड है तो ये किस, ये काउंटर क्लॉक। ठीक है काउंटर क्लॉक कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, 80 sin 30 इंटू डिस्टेंस क्या होगा इसका 0.4, तो 80 sin 30 इंटू 0.4 ये पॉजिटिव में होना चाहिए, 80 sin 30 इंटू 0.4 पॉजिटिव में है और ये वाला ओके सर समझ आ गया। नेगेटिव में, ठीक नेगेटिव है। में। इसी तरह हमने ये सारे लिए हुए हैं तो आपके पास आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह ये सोल्व किया गया है तो x आपको मिल जाएगा 9.08, ठीक है। अब बता रहा है कि सिंस x इज नेगेटिव, तो ये x नेगेटिव है तो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट स्लाइटली टू द लेफ्ट द क्रेट ऑफ द सेंटर, ये नेगेटिव आया तो ये यहाँ पर एक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंप्रेशन में टेंशन में है तो स्लाइटली लेफ्ट वे कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, ये इस तरफ करेगी, ये बता रहा है नो टिपिंग विल ऑक्योर सिंस x इज लेस देन 0.4। अब बता रहा है अब टिपिंग नहीं ऑक्योर होगी, बॉडी नहीं स्लिप होगी, क्योंकि यहाँ पास इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी 0.4, ये कितनी गिवन थी यहाँ पास म्यू 0.3 है और वो 0.4 है, तो इसलिए यहाँ पर बॉडी जो है स्लिप नहीं करेगी क्योंकि ये 0.4 से लेस है। तो मैक्सिमम फोर्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन सी, तो 0.3 इंटू एन सी हमने फाइंड आउट किया कितना, वहाँ 236, तो इससे हमें मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगी, ये वाली है। तो 69.3 इज लेस देन 70.8, ठीक है। तो ये क्या है पास, ये डायरेक्टली हम मैक्सिमम से डायरेक्टली कंपेयर कर लें, भले ये रीज़न ना भी लिखें तो ये डायरेक्टली कंपेयर करके आप बता देंगे 69.3 जो है लेस देन है यहाँ पर 70.8 से, हमारे पास कितनी निकली थी एफ 69.3, मैक्सिमम इतनी है, इससे लेस इसलिए बॉडी स्लिप नहीं होगी। अब हमारे पास क्या है, अब ये वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। द यूनिफॉर्म 10 kg लेडर इन फिगर 8.9a रेस्ट अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एट B। तो यूनिफॉर्म 10 kg लेडर है, ठीक है, जो रेस्ट करे अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एट B एंड द एंड A रेस्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.3। अब बताया गया एक यूनिफॉर्म लेडर है जिसका 10 kg मास है, जो रेस्ट कर रही है अगेंस्ट स्मूथ वॉल, जो बी पे है, एक लेडर है तो बी पे रेस्ट कर रही है, ठीक है। एंड द एंड ए रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेन फॉर विच द कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.3 लिया गया है। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन एक जगह बताया गया है, दूसरी जगह नहीं बताया। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हमें थीटा एंगल बतानी है ऑफ द लेडर एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट बी इफ द लेडर इज ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग। अब बता रहा है कि हमने ये फाइंड आउट करनी है जबकि लेडर स्लिपिंग के करीब करीब है। तो आप बताया कि अब हमारे पास ये दीवार जो है नॉर्मली यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस होगी जो इसके अपोजिट में होगी, और ये वाली ग्राउंड पे कनेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी होगी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी इसमें। तो हम इसमें एन ए शो कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसमें एन बी शो कर रहे हैं और फ्रिक्शन एफ ए। तो डिस्टेंस कितना है, टोटल 4 मीटर है,
तो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 4 इंटू कोस थीटा। तो हमें वेट पता है क्या है इसका, मास कितना है 10 kg है, 10 kg। ठीक है। तो 10 kg है तो इसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 98.1 आ जाएगा जो इसके सेंटर पे करेगा। जो तो हम बोल सकते हैं ये 2 मीटर को 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा इस तरफ डिस्टेंस है, 2 cos थीटा इस तरफ डिस्टेंस, इसके सेंटर पे करेगी, ठीक है। अगेन सेम मेथड है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई एंड मोमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बताया गया लेटर जो है वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एज द लेटर इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो हम बोल सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन ए, क्योंकि उससे ज़्यादा हो गई थोड़ी भी तो अब बॉडी स्लिप हो जाएगी। तो एफ ए इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन ए, तो म्यू एस कितना है 0.3 है, तो हमने एन ए फाइंड आउट करना है। तो अब एन ए कैसे आएगा हमारे पास और एफ ए किस तरह आएगा, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स एंड वाई लेंगे। अगर हम समेशन ऑफ फोर्स एक्स ले रहे हैं तो हमारे पास एन बी अभी एफ ए भी अननोन है, एन बी भी अननोन है, ठीक है। तो हमें इसके लिए सिंपली हम एन ए फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास क्या होगा, ये हम एन ए मिल गया तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरे एफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ ए के बाद एन बी मिल सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई ले रहा हूँ पहले, तो एन ए पॉजिटिव होगा और माइनस 98.1 इज इक्वल टू 0, सही है। एन ए माइनस 98.1 इज इक्वल टू 0, तो एन ए इज इक्वल टू सही 0 कैसे हुआ? इक्विलिब्रियम कंडीशन की है, अप्लाई किया हमने, समेशन ऑफ फोर्स इन y इज इक्वल टू 0। तो y में कौन सी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एन बी y एक्सिस में, सभी ना बताएं सर कौन आप सी ही बता फोर्सेस, रहे हैं। 10 सर जो 10 इंटू 9.8 है जो हाँ, हमने निकाली है, और दूसरी दो फोर्सेस एक करेंगे, रिंग एंड ए है। ठीक है, एन ए और माइनस 98.1 है, ठीक है। तो दो फोर्स एक कर रहे हैं तो एन ए माइनस 98.1 तो इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसलिए, तो एन ए इज इक्वल टू 98.1 हो जाएगा, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू हमने इसमें पुट कर ली तो आपके पास एफ ए मिल जाएगा, तो 0.3 इंटू एन ए हो गया, 0.3 इंटू एन ए तो 29.43 आ गया। अब हम फोर्सेस एक्स एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में कौन सी है, एन बी नेगेटिव में है, एफ ए पॉजिटिव में, एफ ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 0, एफ ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 0। तो एफ ए कितना 29.43 माइनस एन बी इज इक्वल टू 0 है, तो एन बी हमारे पास इससे निकल आएगा 29.43, सही है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको न्यूमेरिकल, यस सर, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल हमने फाइंड आउट करनी है कितनी है, तो किस तरह कर सकते हैं हम, यानी तो डिस्टेंस ले लें, इसका मोमेंट ले लें ए पॉइंट से या इस पॉइंट से ले लें, ए पॉइंट से लेंगे दोनों फोर्स हमें कंसीडर नहीं करनी होगी, सिंपली ये वाली करनी होगी। तो हम मोमेंट ले रहे हैं, इसने किस पॉइंट पे लिए, ठीक है, तो अब हम क्या करें, मोमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पे लेंगे तो हमारे पास ये है फोर्स एक तो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्स कंसीडर नहीं करते होते हैं। तो ये कितना है 98.1, ये किस तरह रोटेशन करा रही है, क्लॉकवाइज, यही होगा, तो 2 This meeting is being recorded.
सर जी हाँ, सर आप मिड्स के मार्क्स कब तक बताएंगे? इसी वीक में आ जाएंगे, सैटरडे या संडे को आपको मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैंने चेक कर लिए, कुछ ही रहती है, बाकी तकरीबन में सेम ही लिखा हुआ है। सर असाइनमेंट या क्विज, अच्छा क्विज तो आपका फ्राइडे को है। हाँ, कोई फ्राइडे को है। सर वो न्यूमेरिकल बेस होगा या थ्योरी मतलब होगा? नॉर्मल बेस्ट होगा। न्यूमेरिकल बेस। जी सर हाँ, मतलब वो एलएमएस पे अपलोड करेंगे आप? जी हाँ, LMS पे असाइनमेंट तो मिलती जा रही है आपको। सर 2 असाइनमेंट हो गए ना आपके, और 2 क्विज हो जाएंगे फ्राइडे तक, हाँ, 2 तीसरी असाइनमेंट। असाइनमेंट की ख्वाहिश आज पूरी कर लेते हैं आपकी, ये रही। सही है, खुश हो गए? सही है, और भी नंबर चाहिए? नहीं नहीं सर बस सही है, असाइनमेंट क्विज काफी होते हैं सर। ठीक है, हम ये नंबर कर रहे थे, तो आपकी ख्वाहिश थी तीसरी असाइनमेंट मिले, तो आज मिल गई। सर ये क्विज कि क्विज कितने देर का होगा और टाइमिंग क्या होगी इसकी? 10 बजे? मैंने टाइम बताया था 1 घंटा होगा क्विज, और टाइमिंग आपके क्योंकि 11 बजे था, कितना बजे था? सर 12 सर से आपने 1। 12 से कहा था, उसको पहले कर लें सर थोड़ा। एक मिनट सर है। जुम्मा ब्रेक, वो जुम्मा आता है ना, सब नमाज के लिए जाना पड़ता हाँ, आपका 12 से 1 है। सर 10 से 11 कर लेना। यस सर। 10 से 11 करो, चलो सही है, 10 से 11 हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो 10 से 11 आप लोग हो जाओ अभी। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाते हैं मोमेंट, हम फाइंड आउट कर रहे थे। मोमेंट हमारे पास किस तरह फाइंड आउट होगी, यहाँ पर देखें 10 इंटू 9.81 98.1 है, तो इसके साथ डिस्टेंस कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो 2 cos थीटा होगा, यही होगा। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन दे रही है, तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। सही है, इस पॉइंट पे आ रहे हैं हम, मोमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, तो ये डिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस देखें यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। तो डिस्टेंस कितना है, 2m cos थीटा, जिसको हम 2 cos थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये कौन सी फोर्स है, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, ये 2 cos थीटा इंटू 98.1, तो ये नेगेटिव में आएगा। सही है, क्लियर है। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, और एन बी क्या है, पॉजिटिव है, तो एन बी 4 sin थीटा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही है, क्लियर है। ये डिस्टेंस ये 4 sin थीटा है, एम तो मीटर लिखा हुआ है इसने, एम को कंसिडर ना करें। तो यहाँ पास 2 cos थीटा ये माइनस में है, 98.1 इंटू 2 cos थीटा ये माइनस में होना चाहिए, और ये पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें एन पी की वैल्यू पुट कर ली, तो यहाँ पास साइन थीटा अपन cos थीटा आ गया, तो टेन थीटा इज 1.667 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.667, तो 59.04। क्लियर है। यस सर। तो ये असाइनमेंट 3 है, ये 2 नंबर ही है इसमें, ये मैंने छोटी ले ली है, टाइम कम है तो इसलिए असाइनमेंट भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं ली है। तो ये 2 नंबर करके सबमिट करवा लेना। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और फुल नंबर क्लियर हो गए होंगे काफ़ी, और वीडियो लेक्चर भी देख लेना अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, जिसको ना समझ सर। आए। सर असाइनमेंट का एक ही क्वेश्चन है बस ये? 2 हैं, तो दूसरा कहाँ है? ये है। एक अच्छा ये सर, एक। दूसरा ये। ओके सर। सही है, वीडियो लेक्चर भी देख लेना आप लोग, क्लियर हो जाएगा टॉपिक ये। जिसको भी डिफिकल्ट हो, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट हो फिर पूछ लेना आपस में, पहले डिस्कस करें, कोई समझ नहीं आ रहा किसी को भी, फिर आप मुझसे पूछ लें। सही है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कोई डिफिकल्ट हो तो जो भी हो पूछ लें, या कोई और क्वेश्चन करना हो। चलें, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।